नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कहानी को सुन सकें। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। काजल एक बहुत ही सुंदर लड़की है। सुंदर तो इतनी मानो भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया हो। हमेशा छोटी छोटी बातों पर भी जोर से खिलखिलाकर हंसती रहती थी। सब लोग बड़े प्यार से कॉमेडियन नंबर 1 बुलाते थे। काजल से छोटा एक भाई और एक बहन भी थी। काजल भाई बहन में सबसे बड़ी थी, पर स्वभाव ऐसा था कि सबसे छोटी हो। स्कूल जाते समय सारे रास्ते अपने भाई बहन से पूछती, देख मेरा काजल तो नहीं बिगड़ा ना। भाई गुस्से से देखकर, नहीं बिगड़ा। काजल थोड़ी देर चुप, फिर अच्छा देख मैं कैसी लग रही हूँ। भाई दोबारा गुस्से में, हाँ ठीक है। काजल थोड़ी देर चुप, फिर अच्छा देख मेरा बाल तो अच्छा है ना, कहीं बिगड़ा तो नहीं ना। अब तो पूछो मत, भाई का गुस्सा 7वें आसमान पर। भाई ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, अब चुप दीदी, सारे रास्ते मुझे परेशान करती हो। कभी यह ठीक कभी वो ठीक, नहीं जाऊंगा मैं स्कूल आपके साथ। वहीं पर बैग वैग फेंक कर भाई रोने लगता है और काजल को बड़ा मज़ा आता है। अपना हाथ मुंह पर लगाकर ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाकर हंस उठती। काजल की हंसी देखकर दूसरे हंसने लगते। सिलसिला यही नहीं थमता। घर आकर भाई बोला, माँ कल से मैं दीदी के साथ स्कूल नहीं जाऊँगा। माँ बोलती है, क्यों बेटा, क्या हुआ? दीदी परेशान करती है। बेटा बोला, हाँ रास्ते भर पूछती है, मेरा काजल देख, मेरा बिंदी देख, मेरा बाल देख, परेशान करती है बहुत, मुझे बहुत रोना आता है। माँ बोलती है, जाने दे बेटा, काजल पागल है, उसकी आदत है परेशान करने की, उसकी बात का गुस्सा नहीं करना। हाँ हाँ, सारा घर तो बस दीदी को ही प्यार करता है। इतना बोलती है कि मेरा सर दर्द हो जाता है, मुझे कान में उंगली डालना पड़ता है। काजल को अपने भाई की सारी बातें सुन बड़ा मज़ा आता है और दूर खड़ी होकर खूब मस्ती करती है। काजल के घने घुंघराले बाल थे, दूध सी गोरी, चुलबुली सी खुशमिजाज लड़की। उसकी बातें सुन ऐसा कोई नहीं था जो ना हंस देता हो। भरा पूरा परिवार था। पापा असम में जॉब करते थे और माँ घर पर बच्चों के साथ रहती थी। चाचा चाची, बड़े पापा, भैया भाभी, दादी, पूरा भरा परिवार था। परिवार में ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो काजल से प्यार ना करता हो। सब बोलते थे यह भी सिंगल पीस ही बनी हुई है। पहले के समय में बेटियां जो 12 साल की हुई नहीं कि सबको उनकी शादी की चिंता सताने लगती थी। काजल ज़्यादा भोली भाली थी, उसे दुनियादारी बिल्कुल भी नहीं आता था। ना किसी के लिए मन में कोई जलन, ना किसी के लिए कोई बैर, ना कभी किसी की बुराई करना। सबको 2 पल में ही अपना बना लेती थी। मासूम सी, सीधी साधी, बस अपने भाई बहन को परेशान करने वाली थी। काजल के पापा बाहर रहते थे तो घर की सारी जिम्मेदारी बड़े पापा ही देखते थे। काजल भी अपने पापा से ज़्यादा बड़े पापा के करीब थी और पापा की लाडली बेटी हुई। अब दादी बोलती, काजल बड़ी हो गई है, इसके लिए रिश्ता देखो। काजल की माँ बोलती, नहीं अभी काजल बहुत ही छोटी है। पर दादी बड़ी सख्त थी तो सब हाँ बोल दिए। अब बड़े पापा लगे रिश्ता ढूंढने। जो जहाँ लड़का बताता बड़े पापा पहुँच जाते। अपनी बेटी योग्य उनका लड़का भी चाहिए था, पर वह कहते हैं ना, रिश्ते ऊपर से बनकर आते हैं, जिनका मिलना रहता है वह मिल ही जाते हैं। बड़े पापा को किसी ने लड़के के घर का पता बताया। पापा पहुँच गए लड़के वाले के यहाँ। वहाँ के चकाचौंध देखकर पापा की आंखें फट गई, क्योंकि लड़के वाले बड़े अमीर थे। अब तो पापा मन ही मन सोचने लगे कि हे भगवान, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, यह लोग तो बड़े पैसे वाले हैं, पता नहीं हमारे यहाँ शादी करेंगे कि नहीं। लड़के के पापा का नाम अंशु प्रताप था। काजल के बड़े पापा ने काजल की शादी की इच्छा जताई तो अंशु प्रताप जी बोले, पहले हम लड़की को देखेंगे, तभी बात आगे बढ़ेगी। काजल के बड़े पापा बोले, भाई साहब कुछ लेन देन के बारे में भी बात कर लिया जाए, क्योंकि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ।
आपका इतना बड़ा बंगला है, पता नहीं मैं आपकी हैसियत से कुछ दे पाऊँगा या नहीं। अंशु प्रताप जी, पूरे गुजरात में नाम था उनका। अपना होटल था, साथ में अपना स्कूल भी था। गरीबों को खाना बांटना, कंबल वितरित करना, किसी कमज़ोर की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साड़ियों की भी खुद की फैक्ट्री थी। अंशु प्रताप जी बोले, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मुझे सिर्फ एक कपड़े में लड़की चाहिए। बस आप मेरे जो रिश्तेदार आएंगे उनका आदर सत्कार कर दीजिएगा, और कुछ भी नहीं चाहिए। पर पहले लड़की को देखने के बाद ही मैं आगे कोई फैसला ले सकूँगा। बड़े पापा, हाँ भाई साहब, बिल्कुल आप चाहें जब आकर हमारी गुड़िया रानी को देख सकते हैं। अच्छा, मैं भी चलता हूँ। काजल के बड़े पापा घर आकर सारी बात बताते हैं। सब बहुत खुश हुए, कितना बड़ा खानदान मिला है हमारी काजल को। पर काजल की माँ काफ़ी परेशान हो जाती है और बोलती है कि अभी क्या उम्र है मेरी प्यारी गुड़िया की, चाय भी तो नहीं बनाने आता, ससुराल में कैसे रहेगी, आज तक एक रुमाल भी तो नहीं धोई है मेरी बेटी, क्या करेगी ससुराल में। माँ दिन रात परेशान रहने लगी। पर काजल की दादी बड़े बाबा की बात को कैसे काटे, और काजल को तो शादी का मतलब ही नहीं पता था। गुड्डा गुड़ियाँ लेकर सारा दिन खेलती, छोटे से गांव की अल्हड़ सी लड़की। काजल अपनी सहेलियों के साथ गोटियां खेलती, बगीचे में भाग कर जाती और पेड़ पर चढ़कर लकड़ी फेंकने वाला खेल खेलती। अभी भी उसका बचपना नहीं गया था। सारा दिन तितली की तरह उड़ती फिरती रहती थी। अब ऐसी लड़की की शादी भी शायद तय होने के बराबर ही थी। अब आखिर करो दिन भी आ ही गया जब अंशु प्रताप जी और उनके छोटे भाई और छोटा बेटा अमर काजल को देखने गांव में आ गए। अब काजल का पूरा परिवार लग गया मेहमानों की आओ भगत में। काजल इतनी सुंदर थी कि ना करने का तो सवाल ही नहीं था। काजल के ससुर उसको देखते ही मोहित हो गए और रिश्ता पक्का कर दिए। काजल की शादी की तारीख भी पास आने लगी और घर में सब लोग, खासकर बड़े पापा, ज़्यादा परेशान रहते कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, लड़के वाले की शादी में कोई कमी ना रह जाए। बस बारातियों के स्वागत की तैयारी में जुट गए। इन सब चक्कर में काजल के लिए कुछ भी गहना नहीं बनवा पाए, क्योंकि 500 बाराती भी आने वाले थे। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब काजल को हल्दी लगने लगा। घर में सारे रिश्तेदार, बच्चे सब भरे थे और काजल तब भी मस्ती करने से पीछे नहीं हटती। खासकर भाई का नाम गोलू था। काजल की बारात भी बड़ी शानदार आई। उस समय में ऐसी बारात किसी ने नहीं देखी थी। हाथी घोड़े के साथ साथ सर्कस वाले भी आए थे। सारे गांव में तहलका मच गया कि ऐसी बारात तो हमने कभी नहीं देखा। मंडप इतना बढ़िया तैयार किया गया था कि मानो घर का आंगन नहीं, कोई स्वर्ग लोक में आ गया हो। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट लगाई गई थी। बच्चे सारी लाइटों के पास जाकर खुश हो जाते। उनको लगता कि उनका ही रंग बदल जा रहा है, कभी नीला, कभी पीला तो कभी हरा। बारातियों में काजल की 2 ननदें भी आई थी जो कि काजल से बड़ी थी। नंदे बोली कि हमें काजल से मिलना है और सीधे घर में पहुंच गई। और बाहर द्वार पर द्वार पूजा लगा था। काजल भी डरी डरी थी कि मैं ससुराल में कैसे रहूंगी, सब लोग कैसे होंगे, मेरा क्या होगा। इन्हीं सब उधेड़ बुन लगी थी और मन की हालत भी किसी को नहीं बता पाती थी। काजल की नंदे काजल को देखते ही उछल पड़ी। हाय राम, इतनी सुंदर लड़की है, जैसा मेरा भाई पुनीत है वैसा ही तुम चांद की तरह हो। काजल देखते देखते अचानक से बोली, अरे दीदी, आपका पैर कितना सुंदर है, मानो आपने कभी ज़मीन पर पाँव ही नहीं रखा है। फिर तो पूरा घर हंसी के ठहाके से गूंज उठा। नंदो को काजल की मासूमियत समझने में देर नहीं लगी और खूब काजल को प्यार कर देने लगी।
अब धीरे धीरे शादी की सारी रस्में पूरी हो गई और काजल भी बेटी से बहू बन गई। अब विदाई का समय तो सबसे ज़्यादा दुखदाई होता है। एक बेटी से उसकी जन्मभूमि छूट जाता है, साथ में माँ बाप, चाचा चाची, बहन भाई, भैया भाभी, सारे रिश्ते पीछे छूटने का दर्द क्या होता है हम सब जानते हैं। काजल की माँ का हाल सबसे ज़्यादा बुरा था। रोते रोते बेहोश हो जाती और बस यही कहती कि मेरी बेटी को ससुराल का अर्थ भी नहीं पता है, कैसे रहेगी मेरी गुड़िया रानी। सारे घर वाले समझाते थे कि सब बढ़िया होगा, दामाद भी बड़े अच्छे हैं, हमारे काजल को बहुत खुश रखेंगे। काजल की विदाई हो गई। अब काजल अपने मायके से ससुराल आ गई। पूरा गांव टूटा था दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए। आखिरकार अंशु प्रताप का बड़ा नाम जो था, काजल की दोनों ननद जो कि काजल के साथ ही वापस आए थे, दौड़कर घर में जाती है और बोलती है, मम्मी वहाँ पर बड़ी खातिरदारी हुई पर दुल्हन को एक भी गहना नहीं मिला है, बस छोटा सा कान में है, छोटा सा नाक में है और कुछ भी नहीं है। काजल की सास बोली, जा सारे गहने जो मैंने काजल के लिए बनवाए हैं चुपके से गाड़ी में ही पहना दो, किसी को नहीं पता चले, नहीं तो मेरे समधियों की बेइज्जती होगी। जैसा मम्मी ने कहा वैसा ही उन्होंने किया। काजल हैरान थी कि यह सब क्या हो रहा है। मुंह दिखाई की रस्में पूरी हो गई थी। सब लोग काजल को अपना परिचय दे रहे होते हैं। काजल मन ही मन यह सोच रही थी कि हे भगवान, कितना बड़ा घर, कितने बड़े बड़े कमरे, चारों तरफ इतने महंगे महंगे पर्दे लगे हैं। ऊपर देखा तो बाप रे, इतने बड़े झूमर, क्या यह सब असली है या नकली। काजल का ससुराल मानो कोई शीश महल हो। घर के सामने फूलों से लगा हुआ हरा भरा गार्डन और ढेर सारे नौकर चाकर। काजल के लिए यह सब किसी सपने की तरह था और उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा उसका परिवार था। काजल का पति पुनीत बहुत ज़्यादा सुंदर, समझदार और अच्छा इंसान था। काजल का पूरा घर उसे घेरे रहता, हर पल ध्यान देता था कि काजल को अकेलापन ना लगे और पति भी उसके रंग रूप को देखते ही फिदा हो गया था, बहुत ही प्यार करता था। काजल को भी बड़ी खुशी होती कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। काजल को चाय भी तो नहीं बनाने आता था, पर लगन थी हर चीज़ को सीखने की। खाना बनाने वाली आती तो साथ में काजल भी लगी रहती थी, जिसकी वजह से उसे सब कुछ आने लगा। और फिर काजल खाना खुद बनाने लगी। खाना बनाने वाली से बोली, अब तो मुझे आ गया है तो मैं खुद ही अपने परिवार को बनाकर खिलाना चाहती हूँ। काजल को भी धीरे धीरे सबसे प्यार हो गया था। वह ससुराल में भी खूब मस्ती करती। ससुर जी की तो प्यारी परी बिटिया बन गई थी। ससुर शुगर बीपी पेशेंट थे, जिसके चलते अक्सर बीमार पड़ जाते थे। सारी जिम्मेदारी अब पुनीत पर आ गई थी और वह बखूबी निभाना था। कुछ समय बाद काजल को बेटा पैदा हुआ। काजल चुलबुली बहू से माँ बन गई, पर अभी भी उसके अंदर का बच्चा जिंदा था। पूरे परिवार में खुशी का माहौल छा गया था। आखिर अंशु प्रताप जी और उनके पत्नी मालती दादी दादा जो बन गए थे। पूरा परिवार जश्न मना रहा था। घर के बारिश की खुशी में अंशु प्रताप और उनकी पत्नी मालती का सारा दिन अपने पोते के साथ खेलने में बीत जाता था। काजल भी घर के काम को निपटाकर बच्चों में बिजी हो जाती। शादी के बाद से काजल कभी भी मायके नहीं जा पाई थी। काजल के पापा पहुंच गए गुजरात अपनी बेटी को लेने। सास ससुर भी खुशी खुशी विदा कर दिए। काजल फिर से अपने गांव की मिट्टी में वापस आ गई। बेटा 6 महीने का हो गया था। वहाँ पर भी सारा दिन कभी नानी तो कभी मामी, कभी मामा, सबके हाथों का गुड्डा था। काजल फिर से वैसे ही कबड्डी खेलती बगीचे में छोटे छोटे बच्चों के साथ। काजल को देखकर गांव की औरतें खूब हंसती और बोलती है, अरे अब तो बड़ी हो जाओ और काजल एक बच्चे की माँ बन गई हो। फिर से ज़ोर ज़ोर हंसने लगती। इधर गुजरात में
अचानक से काजल के ससुर की तबीयत खराब हो गई और अस्पताल में एडमिट कराया गया। उधर पुनीत भी काजल को लेने आ गया, क्योंकि काजल के ससुर की इच्छा थी बहू और पोते को देखने की। काजल भी फटाफट तैयार होकर पति के साथ निकल जाती है। गुजरात पहुंचते ही सबसे पहले काजल भागकर हॉस्पिटल पहुंचती है और ससुर को इस हालत में देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ससुर जी की सास भी मानो बहू और पोते का इंतज़ार कर रही थी। कब उनकी सासें उनका साथ छोड़ दी किसी को नहीं पता चला। देखते ही देखते पूरा परिवार में मातम छा गया। मालती जी तो पूरी तरह से टूट गई थी। सारी जिम्मेदारी काजल पर आ गई थी और बिजनेस की पुनीत पर आ गई थी। दोनों पति पत्नी मिलकर एक दूसरे का सहारा बने थे। वह कहते हैं ना, वक्त हर घाव भर देता है, वही हुआ। अब तो काजल के देवर की शादी के लिए रिश्ते आने लगे थे और देवर की भी बड़ी धूमधाम से शादी हो गई और काजल जेठानी बन गई। देवरानी भी बड़ी ही सुंदर, सुशील और मासूम सी थी। अब तो सारा दिन दोनों खूब मस्ती मजाक करती थी। काजल की एक आदत थी, पुनीत जब भी घर आता दिन भर के कामों से थक कर काजल ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगती। मुझे 9 लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवानी, तुझे मैं सीने से लगा लूँगी ओ सैया दीवानी। और पुनीत भी मुस्कुराकर गले लगा लेता है और बोलता है, हाँ जल्दी बनवा देंगे। धीरे धीरे समय गुजरता गया और काजल को दूसरी बार भी बेटा ही हुआ, जबकि काजल को बड़ी चाहत थी बेटी की। पर दूसरा भी बेटा हुआ और देवरानी को बेटी हुई। सारा परिवार फिर से खूब जश्न मनाया। पुनीत और पंकज दोनों भाई मिलकर अपने पापा के बिजनेस को ऊंचाई पर ले जाने के लिए सारा दिन रात मेहनत करते। धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था और काजल बेटी की चाहत में तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई। इस बार उसे पूरा विश्वास था कि बेटी ही होगी, पर कहाँ, दुनिया तो कोई और ही चलाता है। इस बार भी बेटा ही हुआ। अब काजल बोली कि मुझे ऑपरेशन करवाना है और ऑपरेशन भी हो गया। वहीं कुछ दिनों बाद देवरानी को दोबारा सी बेटी हुई। सारा परिवार बड़ी शिद्दत से छोटी सी छोटी खुशियाँ भी मिलजुल कर मनाते थे, मानो इस परिवार में कभी लड़ाई झगड़े होते ही नहीं थे, और अगर होते भी तो सारा परिवार मिलकर निपटा लेता था। काजल को कभी मायके जाना होता तो देवरानी रोने लगती, दीदी मैं भी चलूँगी आपके साथ। और होता भी यही था। दोनों देवरानी जेठानी एक साथ मायके जाती थी। देवरानी का नाम अमृता था। अमृता का स्वभाव भी शांत था। अपने इसी व्यवहार से काजल के मायके वाले जितना प्यार काजल को करते थे, उतना ही प्यार अमृता से भी करते थे। काजल की उम्र 35 की हो गई थी, पर अल्हड़पन से सबको परेशान करना नहीं छूटा। बच्चे भी बोलते, मेरी मम्मा सिंगल पीस बनी है। पुनीत बिजनेस का ज़्यादा टेंशन लेता था, जिसकी वजह से वह अपनी सेहत का ध्यान नहीं देता था। बुखार होने पर भी काम में ही व्यस्त रहता था। धीरे धीरे पुनीत को पीलिया हो गया। डॉक्टर ने कहा आपको पूरी तरह से रेस्ट की ज़रूरत है, पर पुनीत बिल्कुल भी नहीं मानता था, जिसके परिणाम स्वरूप पुनीत की हालत गंभीर होने लगी और आईसीयू में एडमिट कराया गया। अब तो मानो पूरे परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला था। काजल सास को संभालती, बच्चे को संभालती, साथ में देवर की बिजनेस में मदद करती। सारा दिन कभी घर, कभी हॉस्पिटल, तो कभी बिजनेस। अब एक मशीन सी ज़िंदगी हो गई थी काजल की। एक दिन हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, आपके पति की हालत गंभीर है। काजल के तो जैसे पैरों तले ज़मीन निकल गई। अस्पताल जाकर पता चलता है कि पुनीत कोमा में चला गया है। अब तो काजल की ज़िंदगी वीरान सी हो गई। सारा दिन उछलने वाली काजल टूटने लगी थी। उसे नहीं समझ में आता कि क्या करे, कैसे करे।
सब कुछ कैसे संभाले। बच्चे भी अपने पापा के लिए भगवान के आगे रोते रहते। बच्चे भी तो छोटे छोटे थे। काजल पूरे परिवार को मजबूती से संभाले हुए थी। हॉस्पिटल जाती तो पुनीत के हाथ को अपने हाथों में लेकर रोती और दिन भर की बातें बताती कि क्या हुआ, ऑफिस में बच्चे क्या बोले, माँ क्या बोली। ऐसा लगता है कि शायद वह कोमा से बाहर आ जाए, पर हर दिन मायूसी ही हाथ लगती थी। धीरे धीरे 2 साल बीत गया। पुनीत को कोमा में गए हुए बस सांसें चल रही थी। काजल भी मजबूती से खड़ी थी। रात के अंधेरे में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रो पड़ती थी। फिर अगले ही पल याद आ जाता है कि मैं अगर टूट गई तो मेरे बच्चों का मेरी माँ जैसी सास, भाई जैसा देवर और छोटी बहन जैसी देवरानी को कौन संभालेगा। यह सब सोचकर काजल अपने आंसुओं के सैलाब को पी जाती थी। काजल अपने पति की लंबी उम्र के लिए मंदिरों में जाकर गरीबों को खाना खिलाती थी। कोई भी साधु संत उसके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता था और बदले में बोलते, बाबा मेरे पति जल्दी से घर वापस आ जाए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एक दिन यह चमत्कार भी हुआ। अस्पताल से फ़ोन आया कि पुनीत को होश आ गया है। अब तो काजल के तो मानो पैर ही नहीं पड़ रहे थे ज़मीन पर। और क्यों ना पड़े। सबसे बड़ी खुशी जो मिली थी तपस्या का, उसके सब्र का फल मिला था। भाग भाग कर काजल अस्पताल पहुंची और पुनीत से लिपट कर रोने लगी। पुनीत रो मत मेरी जान, मैं तुझे नौलखा हार पहनाए बगैर नहीं जाने वाला। दोनों हंसने लगे। सभी परिवार खुशी से रो रहे थे और एक दूसरे को और प्यार दोनों बांट रहे थे। काजल 1 मिनट के लिए भी पुनीत को नहीं छोड़ती, अस्पताल में ही रहती थी। पंकज बोला, भाभी घर जाकर आराम कर लो, पर काजल किसी की भी नहीं सुनती थी। पुनीत से मिलने के लिए मानो तांता लग गया था अस्पताल में। पुनीत बोला, काजल तुम दिन रात मेरी सेवा में लगी हो, घर जाकर आराम कर लो। काजल बोलती है, ना बाबा ना, मैं नहीं जाने वाली। पता चला इधर मैं गई, उधर तुम फिर से मुझे अकेला कर गए तो। पुनीत, अरे नहीं पगली, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तुम्हारे चेहरे की रंगत कहीं खोसी गई है, तुम फिर से वही पुरानी काजल मुझे दे दो। काजल बोलती है, ठीक है मैं जाकर आती हूँ, पर आप मेरा इंतज़ार करिएगा, पक्का ना। काजल अपने देवर को हॉस्पिटल छोड़कर चली जाती है और जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार होने लगती है। अलमारी खोलती है साड़ी निकालने के लिए तो अपना शादी का जोड़ा निकालती है और सोचने लगती है कि आज के 13 दिन बाद एनिवर्सरी है। अगर पुनीत जल्दी से ठीक होकर घर आ जाएंगे तो मैं विष्णु भगवान की पूजा रखूँगी घर में। तभी अचानक से फ़ोन की रिंग से उसकी सोच भंग हो जाती है। सामने फ़ोन पर पंकज था। बोला, भाभी आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। काजल बोली, क्या बात है देवर जी, बस आप जल्दी आ जाइए। काजल वापस हॉस्पिटल भागकर आती है। बाल धुले हुए, करली करली बाल, लाल लाल सिंदूर मांग में भरे हुए, लाल रंग की साड़ी पहने दुल्हन की तरह तैयार थी। काजल मानो कोई अप्सरा हो, लेकिन उसे कहाँ पता था कि आज इसके लिए वह इतनी तैयार हुई है। वह तो पहले ही जा चुका है। अस्पताल जाते समय उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उसके हाथ से फिसल रहा हो और उसके अंदर का डर भी सच हो गया। अस्पताल में जाते ही देखती है पंकज वही ज़मीन पर लेटकर पागलों की तरह रो रहा था। काजल पंकज से रो रो कर पूछती है, क्या हुआ देवर जी? भाभी भाई हम सबको छोड़कर चले गए। काजल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, ना ना ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने मुझसे कहा है मेरा इंतज़ार करेंगे। और भागकर अंदर पुनीत के पास जाती है और पुनीत को अपनी बाहों में कस कर पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ, बताइए ना मैं कैसी लग रही हूँ। आज पूरे 2.5 साल बाद मैं सिर्फ आपके लिए तैयार हुई हूँ, उठिए बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। काजल की आंखों से आंसू आना बंद हो गया और जैसे लगा कि पागल हो गई थी।
पुनीत के मुंह में उंगली डालते ही और बोलती है, उठिए ना, एक बार फिर से मुझे देखिए और मेरी तारीफ़ करिए। अरे हाँ, हमारी एनिवर्सरी नज़दीक आ रही है, इसीलिए वापस कोमा का बहाना बना लिए कि कहीं मैं फिर से नौलखा हार ना मांग लूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए नौलखा, बस आप अपनी आंखें खोल दीजिए। लेकिन पुनीत उठने वाला नहीं था, वह तो सब कुछ छोड़कर जा चुका था। पुनीत की मौत की खबर आग की तरह फैल गई। रेल लग गया था अस्पताल में। पंकज ने पुनीत की बॉडी को और काजल को घर लाया गया। चीख पुकार की आवाज़ से मानो आसमान का भी कलेजा फट गया था। बच्चे पापा को आवाज़ दे रहे थे, माँ बेटे को, भाई भाई को, और काजल की आंख से आंसू एक बूंद भी नहीं गिरा। सबको चुप कराती बोलती, यह मजाक कर रहे हैं वापस कोमा में जाने का। पागल हो तुम लोग, यह मस्ती कर रहे हैं। फिर बेहोश हो जाती। किसी तरह से होश में लाया जाता। काजल तो चिल्लाने लगती थी कि नीचे ज़मीन पर कभी नहीं सोए हैं, ऊपर मेरे कमरे में ले चलो कोई। फिर बेहोश हो जाती। तब पास पड़ोस वाले मिलकर अंतिम संस्कार कर दिए। पर काजल को कुछ नहीं पता, उसका सारा श्रृंगार उतर गया, पर उसे कुछ भी नहीं पता। पागल हो गई थी बेचारी। उसको यही लगता कि कोमा में है। सबको कहती, अभी मुझे बोले हैं तैयार होकर हॉस्पिटल आना, अभी मुझे जाना है। काजल के मायके वाले सभी लोग पहुंच गए। सब चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे। काजल पथरीली आंखों से देखती थी सबको और पूछती थी, हुआ क्या है, आप लोग क्यों रो रहे हो। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। काजल को डॉक्टर बोला, इनको रुलाओ नहीं तो पागल हो जाएगी। सब अपनी अपनी कोशिश करते पर कामयाब कोई नहीं होता। धीरे धीरे पुनीत का 13वां आया और यह भी संजोग ही था, उसी दिन एनिवर्सरी भी था। अचानक से पार्सल वाला आया, ऊपर काजल का नाम था। काजल ने वही चिल्ला पड़ी, उसमें कुछ और नहीं, नौलखा हार था जो पुनीत ने ऑर्डर दिया था। काजल हार लेकर इतना ज़ोर ज़ोर से बिलख बिलख कर रोने लगी मानो उसके दर्द से आसमान भी फट जाएगा। वहाँ पर सारे लोग रो रहे थे। काजल का दुख सिर्फ वही समझ सकती थी। नारी को नारायणी यूं ही नहीं कहा गया है, खुद देवताओं ने यह उपाधि दी है। बड़े से बड़ा दुख भी सह लेती है नारियाँ। वही हुआ काजल के साथ भी। धीरे धीरे समय की रफ्तार अपनी धुन में बढ़ता गया। करीब 2 महीने बाद पहली बार काजल अपने बेडरूम में गई तो उसे लगा कि पुनीत अपने बेड पर बैठा उसे ही निहार रहा था और बोला, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी यहाँ आने में, मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रहा था। काजल के बड़े बेटे का नाम अमित था। काजल अमित के पापा चिल्ला कर दौड़ पड़ी। तभी पंकज और अमृता ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। थोड़ी देर बाद जब थोड़ी शांत हुई काजल, तब पंकज ने बड़े प्यार से भाभी के गोद में सर रख लिया। बोला, भाभी माँ, आप ऐसे टूट जाएंगे तो मेरा क्या होगा। मैं नहीं संभाल सकता यह सारा बिजनेस। मैं टूट रहा हूँ अंदर ही अंदर, रोज़ मर रहा हूँ। आप सिर्फ भाभी नहीं हैं, आप तो मेरे भैया भी हैं। आपको अपने आप को संभालना ही होगा। तभी काजल की सास मालती भी काजल के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर चूमने लगी और बोली, हाँ बेटा, एक बार मेरे बारे में सोचो, मेरी ओर देखो। क्या तुम मुझे मेरा बेटा नहीं दे सकती हो? पुनीत के बाद तुम ही मेरा पुनीत हो। हम सबको तुम्हें ही संभालना है। काजल सबके प्यार को देखकर रोने लगी और तब तक रोती रही जब तक कि उसका मन हल्का न हो गया। अमृता, पंकज, बच्चे सब सारा दिन काजल के आगे पीछे लगे रहते थे। अगले दिन पंकज ने कुछ पेपर लाकर काजल को दिया और बोला, भाभी, सारा बिजनेस अब आपका नाम पर है। पहले भैया के नाम था, अब आपको संभालना है और कल से आपको ही सारे मीटिंग अटेंड करने होंगे, नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। काजल भी खुद को पूरी तरह से तैयार कर ली थी कि अब रोना नहीं है, सबकी उम्मीद पर खरा उतरना है। और वही हुआ। काजल ऑफिस जाने लगी। कभी कोई मीटिंग तो कभी कोई मीटिंग रहता। काजल की ज़िंदगी एक बार फिर से दौड़ने लगी।
सीधी सादी काजल आज एक सुपर और सफल बिजनेस वुमेन बन गई थी। जितना प्यार सारे घर वाले थे उनसे कहीं ज़्यादा काजल अपने परिवार से करती थी। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो गए। बड़े बेटे अमित की शादी काजल ने एक गरीब परिवार में ही तय की। उसका मानना था कि मेरे ससुर जी ने मेरे परिवार से 1 रुपये भी नहीं लिए तो भला मैं कैसे ले सकती हूँ। अब काजल फिर से एक नए रिश्ते में बंध गई। वह था सास का, और जितना अच्छा रिश्ता काजल का अपनी सास से था उतना ही अच्छा अपनी बहू से था। और देवरानी अमृता का तो क्या कहना, 2 जिस्म एक जान थी दोनों। हर कोई बोलता देवरानी जेठानी हो तो इन दोनों जैसी। कुछ समय बाद काजल को बड़ा ही प्यारा पोता भी हुआ, जबकि इस बार भी उसे पोती ही चाहिए थी। पर क्या कर सकते हैं, काजल दादी भी बन गई। पर बदमाशियाँ और चुलबुलाहटपन वैसे का वैसे ही रहा। रोते हुए को हंसाना काजल के लिए चुटकी लेने का काम था। हर किसी के दुख में दुखी होना और दूसरे की खुशी में खुश होना, यह सबसे बड़ा गुण था काजल का। यही वजह से जो हर कोई काजल का हो जाता था। जिस काजल ने कभी खाना नहीं बनाया था, आज वह गुजरात में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी थी। एक सफल सुपर बिजनेस वुमेन, इसमें उसके परिवार का भी बहुत बड़ा हाथ था। बिजनेस के साथ साथ पूरे परिवार को लेकर चलती थी। कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देती थी। काजल एक बहू होने का फर्ज बखूबी निभाया और उसके परिवार वालों ने भी बहू को बेटी बना लिया था। काश ऐसा परिवार हर लड़की को मिले और हर लड़की ऐसे ही अपने ससुराल को अपना परिवार बना ले। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।